गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, निकाह मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज क्या होता है, किस तरह से हो सकती है और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम विवाह क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरह से मोहम्मदन लॉ में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जो किसके बीच में होता है, जो होता है एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में। हु इज लॉफुली एलिजिबल टू बी हिज वाइफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट लाइफ एंड ब्रीडिंग। तो ये किस लिए होता है, ये अनुबंध किस लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि संयुक्त जीवन और प्रजनन के उद्देश्य से कानूनी रूप से एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी बनने के योग्य हैं, एक स्त्री पत्नी बनने के योग्य हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ मैरिज क्या है, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उसी कंडीशंस पे ये एक मैरिज होती है और इसे भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस मैरिज के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंप्लीट होने पर एक मैरिज को वैलिड मैरिज में तब्दील करते हैं। क्या क्या चीज़ है? ऑफर एंड एक्सेप्टनेस। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति ऑफर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर एक पक्षकार, एक पार्टी उसे ऑफर देगी और दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा कि यस आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज। सेकेंडरी है इसमें प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तो यही है कि दूसरी कंडीशन इसमें विटनेसेस की उपस्थिति अनिवार्य है। विटनेस इसमें होने चाहिए जिनके बेसिस पे ये मैरिज कंप्लीट होती है। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो पार्टियों में क्या, पार्टीज जो हैं, जो पक्षकार दोनों हैं, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मैरिज कर सकें। और फोर है फ्री कंसेंट। अब जो इसमें स्वीकृति दी जाती है, ऑफर के बाद दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है और अपनी स्वीकृति देता है, तो वह क्या होता है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अपनी मर्जी से उसे हाँ करनी होती है कि यस आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज। तो ये कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ इसमें है नो लीगल डिसेबिलिटीज़, कि किसी तरह की लीगल बाध्यता इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो लीगल तौर पर अयोग्य हो। तो 5 कंडीशन इसमें दी गई हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट में भी चलता है और सेम यही चीज़ यहाँ पर बनाई गई है कि फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टनेस, सेकंड प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड फोर्थ फ्री कंसेंट और लास्ट फिफ्थ नो लीगल डिसेबिलिटीज। तो ये 5 चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तब्दील करते हैं और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ये मैरिज कंप्लीट माना जाता है जब ये 5 ही चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट वाला कि ऑफर एंड एक्सेप्टनेस। क्या होता है ऑफर और एक्सेप्टनेस? तो मैरिज इज इस्लामिक लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो यही है कि इस्लामिक लॉ जो है वो विवाह को क्या मानता है, विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट मानता है, एक अनुबंध मानता है, संविदा मानता है। दैट इज कंक्लूडेड बाय एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड एन एक्सेप्टनेस गिवन बाय द अदर। तो इसमें एक पक्षकार तो प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को, उस जो ऑफर होता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे स्वीकृति कर देता है, तभी यह संपन्न होता है। अंडर द मुस्लिम लॉ फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए मैरिज देयर मस्ट बी ए प्रपोजल एंड एक्सेप्टनेस एट द सेम मीटिंग। तो सेकंड कंडीशन इसमें दी गई है कि ऑफर और एक्सेप्टनेस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो एक ही बैठक में होनी चाहिए। उसी में उसको प्रस्ताव देना है और उसी बैठक में सेकंड पार्टी को अपनी स्वीकृति देनी है। ठीक है। तो ए प्रपोजल
made at one meeting and acceptance made at another meeting does not make a valid Muslim marriage। यानी कि अगर एक ही बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं दी गई है, एक बैठक में प्रस्ताव दिया गया है और दूसरी में स्वीकृति दी गई है, तो ऐसा लोग ऐसा जो निकाह है, विवाह है, वो कैसा होगा? वो मुस्लिम विवाह के अनुसार वैध विवाह नहीं होगा। नाइदर राइटिंग नॉर एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एसेंशियल। तो ऐसी शादी में ऐसी जो प्रस्ताव और वो है एक्सेप्टेंस है, उसमें ना तो लेखन यानी लिखित में देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसा कोई ज़रूरी है कि कोई धार्मिक समारोह इसके अंदर हो। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तो प्रेजेंस ऑफ विटनेस इसमें है, इसमें कुछ विचारधाराएं हैं जो मैंने पहले बताई थी, हनफी, शफी, हनबली और हनबली और मलकी। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं ये पहले से इसमें तय है। और तो हनफी, शफी एंड हनबली स्कूल रिक्वायर 2 एडल्ट मेल विटनेस और 1 मेल प्लस 2 फीमेल्स। तो हनबली, शफी और हनबली जो विचारधाराएं हैं वो क्या कहती हैं, वो स्कूल्स क्या कहते हैं, उनके सिद्धांत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई कम से कम एक मैरिज में 2 एडल्ट मेल यानी कि 2 जो पुरुष हैं वो वयस्क पुरुष 2 होने चाहिए, और अगर 2 पुरुष नहीं हैं, वयस्क पुरुष नहीं हैं, तो 1 मेल, एक वयस्क पुरुष और 2 फीमेल्स, 2 स्त्रियां होनी आवश्यक है, तभी वो विटनेस माने जाएंगे। अंडर द सुन्नी लॉ, अब सुन्नी लॉ इस बारे में कहता है कि द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल। तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब भी हो तब कम से कम 2 मेल जो वयस्क हैं उनके सामने ही ये होना चाहिए। यानी कि इसमें जो 2 विटनेस हैं सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग, वो 2 कौन होने चाहिए? 2 मेल होने चाहिए। मुस्लिम हु आर ऑफ साउंड माइंड, और मुस्लिम होने चाहिए जो कि साउंड माइंड है, स्वस्थ मस्तिष्क उनका है, वो ही विटनेस बनने के काबिल हैं। एंड हैव अटेंड प्यूबर्टी और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेस हु आर साउंड माइंड, एडल्ट एंड मुस्लिम। तो ये क्या कहता है? मुस्लिम, एक तो वो मुस्लिम होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा वयस्कता को प्राप्त होना चाहिए। एक मेल और 2 फीमेल अगर होती हैं तो वो भी सेम होनी चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? एडल्ट होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए। एब्सेंस ऑफ विटनेस डज नॉट रेंडर मैरिज। अब अगर विटनेस नहीं है, अगर गवाहों की अनुपस्थिति है तो विवाह को शून्य नहीं बनाती। तो विवाह शून्य तो नहीं होता, लेकिन वो विवाह अमान्य जरूर होता है, उसे मान्य नहीं माना जाता। वॉइड बट मेक इट वॉइडेबल। तो यानी कि वो शून्य नहीं होता, लेकिन वो अमान्य जरूर हो जाता है, उसे मान्य विवाह नहीं कहा जाता। अंडर द शिया लॉ विटनेस आर नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शिया लॉ इसके बारे में अलग चीज़ कहता है। शिया लॉ कहता है कि भाई कानून में शादी के समय गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग तो गवाहों की ज़रूरत होती है, और जो भी विचारधाराएं हैं इनकी हनफी, शफी और हनबली, वो भी ये कहते हैं कि यस 2 पुरुष होने चाहिए या 1 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। सेम चीज़ सुन्नी लॉ कहता है कि 2 पुरुष होने चाहिए जो एडल्ट हो, साउंड माइंड हो और उस समय प्रेजेंट हो। अब शिया लॉ इसमें कहता है कि गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। तो गवाहों की अनुपस्थिति इस तरह के विवाह क्या करती है? शून्य नहीं बनाती, लेकिन उसे अमान्य ज़रूर बना देती है। थर्ड जो इसमें चीज़ दी गई है वो है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। अब जो पार्टीज़ हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो विवाह कर रहे हैं, पक्षकार हैं, वो क्या होने चाहिए? उनकी कैपेसिटी क्या है? किस तरह के लोग वो होने चाहिए जो शादी कर सकते हैं? एवरी मुस्लिम और साउंड माइंड हु हैज़ अटेंड पुबर्टी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्रत्येक मुसलमान जो भी एडल्ट हैं, जिन्होंने जो एडल्ट हो गए हैं, जिन्होंने अपना यौवन प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति में एंटर
इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, तो वो क्या कर सकते हैं, वो विवाह के अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं, वो विवाह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स इज द एज एट विच ए पर्सन बिकेम एडल्ट। तो पॉवर्टी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति एडल्ट हो गया हो, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो किसे एडल्ट माना गया है, उसे एडल्ट माना गया है जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर सके अपनी शादी के बाद, सेक्स के लिए वैलिड हो, कर सकते। और दूसरा जो बच्चे पैदा करने के लायक हो, उसे एडल्ट माना गया है। ए पर्सन इज presumed to have attained the age of puberty on the completion of 15 years। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 15 साल की आयु पूरी कर ली है उसे एडल्ट माना जाएगा। सो द बॉय एंड गर्ल हु हैज अटेन्ड पुबर्टी कैन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज। तो ऐसा लड़का और लड़की क्या है जिन्होंने यौवन प्राप्त कर लिया है, जो एडल्ट हो चुके हैं, वो वैध रूप से निकाह करने के अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वी आर रेडी फॉर मैरिज। ए मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज परफेक्टली वैलिड इफ द पार्टीज हैव अटेन्ड पुबर्टी। तो मुस्लिम लॉ परफेक्टली पूरी तरह से वैध है यदि पार्टियां कैसी हैं, उन्होंने एडल्टता प्राप्त कर ली है एंड सेटिस्फाई ऑल अदर कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द लॉ, और वैध रूप से विवाह का अनुबंध कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कर लिया है, कानून द्वारा निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ माइंड का है और मुसलमान है और जिसने अपनी एडल्ट्री प्राप्त कर ली है, जो एडल्ट हो गया है, 15 साल से ऊपर का हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति लड़का और लड़की विवाह कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, और उसने जो कानून द्वारा निर्दिष्ट शर्तें हैं वो सभी को पूरा किया है। नेक्स्ट इसमें है फ्री कंसेंट, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए, उनकी कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ए वैलिड मैरिज। तो विवाह के लिए क्या है, पार्टियों की जो पक्षकार हैं, दोनों लड़का और लड़की हैं, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी अत्यंत आवश्यक है। इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट ए मुस्लिम मैरिज इज वॉइड। अगर उनकी जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है तो उनका विवाह कैसा होगा, उनका विवाह शून्य विवाह माना जाएगा, उसे विवाह की संज्ञा नहीं दी जाएगी। व्हेन द consent to the marriage has been obtained by force or fraud, the marriage will be invalid। अगर उनकी कंसेंट कैसे ली गई है, उनकी कंसेंट ली गई है बलपूर्वक या कपट द्वारा प्राप्त की गई है या इस तरह का और कोई तरीका यूज किया गया है, तो ऐसा विवाह अमान्य होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों पार्टी जो अपनी कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, वो उनकी कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से उनकी सहमति होनी चाहिए। वो पूरी तरह से अपने मन से कहे कि हाँ हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। और चौथा, नो लीगल डिसेबिलिटीज, किसी तरह की जो लीगल अनर्हता है वो नहीं होने चाहिए। तो ये मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस थी एक विवाह को जो कंप्लीट बनाती हैं।